मैं 8 साल का था जब मेरे पेरेंट्स मुझे गर्मियों की छुट्टियों में डिज्नीलैंड लेकर गए थे। मैं उस जगह पर जाने के लिए बेकरार था। वहाँ के झूले, खाना, बच्चे वहाँ जाकर पागल हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में आ गया था। थीम पार्क में उसे करने के बाद मैंने अपने लिए बहुत सारा जंक फूड ले लिया। मेरी मॉम ने तोहफों की एक दुकान की तरफ इशारा किया और हमें कुछ तोहफे लेने के लिए सुझाव दिया। उन्होंने जो कुछ भी लिया वो बहुत ही आम चीजें थी। छोटे छोटे की चेन, फ्रिज पर लगने वाले मैग्नेट्स और कुछ छोटी चीजें। मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। ये छोटी चीजें इस जगह के लिए मेरी भावनाएं नहीं बदल पाती। कुछ तोहफे खरीदने के बाद मैं डिज्नी के अलग अलग किरदारों के साथ फोटो लेने चला गया। मैं पोज करता रहा और डैड मेरी तस्वीरें लेते रहे। मेरी आंखें मिकी को ढूंढ रही थी, जिसे मैं कहीं भी नहीं देख पा रहा था। लेकिन फिर आखिरकार मैंने उसे ढूंढ ही लिया। वो एक बेंच पर बैठा था और सभी लोगों को नजरअंदाज कर रहा था। मैं उसके पास गया लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हे मिकी, मेरे साथ फोटो खिंचवाओ ना। अबे नहीं बच्चे। क्यों? मैं इतनी दूर से यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, बदतमीज बच्चे। हे, ज़बान संभाल कर बात करो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरे डैड की मिकी से लड़ाई हो गई। मैं इस बात को समझने के लिए अभी बहुत छोटा था कि शायद वो उसका बुरा दिन चल रहा था और उसे कुछ वक्त आराम करने का मन था। लेकिन बच्चा होने के नाते मैंने उसका दिन और भी ज्यादा खराब कर दिया था। सुरक्षा कर्मी भागते हुए आए और उन्होंने उन दोनों को अलग किया। वो मिट्टी से सन चुका था, उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे, लेकिन उसने बड़ा सा मिकी वाला चेहरा अभी भी पहना हुआ था, इसलिए मुझे उस मास्क के नीचे वाले आदमी का कभी पता नहीं चला। डिज्नीलैंड के लोगों ने उसके अपने काम ठीक से ना करने और मुझे इस तरह से बात करने के लिए बहुत डांटा। उन्होंने मेरे पेरेंट्स से माफी मांगी और घर ले जाने के लिए हमें कोई तोहफे दिए। चलो मैडम, इस पागल को अपने सबक मिल चुका है। ऐसा कहते हुए मेरे डैड ने मेरा हाथ पकड़ा और हम जाने लगे। मैंने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा और मैंने मिकी माउस के कपड़े पहने उस आदमी को किसी पुतले की तरह खड़े हुए देखा और वो भी मुझे ही देख रहा था। वो बस वहां खड़ा रहा और मुझे मिक्की की बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा और फिर अचानक उसने अपने हाथ उठाकर मेरी तरफ हिलाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे डरावने ढंग से। मैं नहीं जानता कि उसे ऐसा करता हुआ देखकर मैं इतना डर क्यों गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मुझे पहली ही बार में उस आदमी को अकेला छोड़ देना चाहिए था। हम घर वापस आ गए और मैं स्कूल के एक आम लड़के की तरह बर्ताव करने लगा। मैं सभी बच्चों को अपने अनुभव के बारे में बता रहा था, एक तरह से अपने डिज्नीलैंड की ट्रिप की वाहवाही कर रहा था। अभी कुछ हफ्ते ही बीते थे कि मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। एक दिन मैं स्कूल के मैदान में खेल रहा था। मैं मिट्टी में एक लकड़ी की मदद से अपना नाम लिख रहा था जब मैंने दूर एक पेड़ देखा। एक पतली सी बाजू और बड़ा सा सफेद रंग का दस्ताना पहने कोई इंसान मेरी तरफ अपना हाथ हिला रहा था। अचानक से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं कांपने लगा। एडम! मैं अपने दोस्त की आवाज सुनकर पीछे मुड़ा, लेकिन जब तक पलक झपकते ही वापस पीछे मुड़कर देखा तो वो हाथ जा चुका था। मैं खुद को ये कहकर समझा चुका हूँ कि शायद ये मेरा कोई वहम था, लेकिन इन घटनाओं ने जल्द ही काला रूप ले लिया। एक रात प्यास लगने की वजह से मेरी नींद खुल गई। मेरे कमरे में एक बड़ी सी कांच की खिड़की है जहां से जंगल दिखता है। मैं अपनी बोतल से पानी पी रहा था जब मुझे गुंबद जैसे दो बड़े बड़े कान दिखाई दिए और बड़ी आंखों के ऊपर एक सफेद हिस्सा भी, जो मुझे खिड़की के बाहर से घूर रहा था। मैंने अपनी आंखें मसली और वो एक ही पल में गायब हो गया। बाहर कोई है या नहीं ये देखने के लिए मैं बिस्तर से उठा। वहां बिल्कुल शांति थी। लंबे पेड़ों के अलावा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मॉम! डैड! मैं चिल्लाते हुए रोने लगा। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। मेरे पेरेंट्स भागते हुए मेरे कमरे में आए और मैंने उन्हें बताया कि डिज्नीलैंड का गुस्साया मिकी माउस मेरे पीछे पीछे घर आ गया है। वो अभी यहीं था डैड, वो मेरे ऊपर कूद कर आया। मैंने उसे स्कूल में भी देखा था, वो अभी सामने ही था। बेटे, तुम्हारे कमरे में कोई नहीं है, वो एक बुरा सपना था। आओ, मैं तुम्हें सुला दूं। उस दिन के बाद से मुझे डिज्नीलैंड की हर चीज से डर लगने लगा। बाकी बच्चे अपने डिज्नी के खिलौने लाते, लेकिन मैं उनसे झिझकने लगा। वो हाल ही में देखी डिज्नी की फिल्म के बारे में बातें करते और मैं बात घुमाने की कोशिश। मेरे पास डिज्नी की जो भी चीजें थी वो मैंने फेंक दी। हर वो चीज जिससे मेरे मन को शांति मिलती और मुझे उस हादसे को भुलाने में मदद। उससे चीजें पूरी तरह बदली तो नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी मदद जरूर मिल गई। मैं जूनियर हाई स्कूल में था जब मेरा बेस्ट फ्रेंड ने डिज्नीलैंड जाने के ट्रिप के बारे में बात करनी शुरू करी और मुझे साथ में आने को कहा। मैंने ना जाने की कई बहाने दिए, लेकिन वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मेरे किसी बात को मानने के लिए राजी नहीं था। इसलिए मैं 8 साल बाद फिर से डिज्नीलैंड में था।
ये काफी अजीब था, लेकिन जब भी मैं किसी मैस्कॉट के आसपास से गुजरता तो वो जो भी काम कर रहे होते उनके हाथ से कुछ न कुछ गिर जाता था। चाहे वो कोई सामान बेच रहे हों, किसी बच्चे से बात कर रहे हों या फिर सिर्फ मेरी तरफ देख रहे हों, वो बस धीरे से अपनी नजरें मेरी तरफ घुमाते और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगते। लेकिन मुझे मिकी माउस कभी नहीं दिखा। जब मैं वापस होटल आया और मुझे लगा कि आखिरकार सब खत्म हो गया है, तब मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है। कुछ बियर पीकर मैं बिस्तर पर सो गया। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने धीरे से खटखटाया। जैक, क्या ये तुम हो? मैं अपने नशे में धुत शरीर को किसी तरह दरवाजे तक ले गया। मुझे लगा कि मेरा दोस्त होगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ये क्या? और फिर मैंने होटल की लॉबी को झांकते हुए बाहर देखा। मेरी धुंधली आंखों से मैंने दूर किसी को देखा। लॉबी की आखिर में कोई खड़ा हुआ था। जैक, तुम वहां क्यों? लेकिन मैं जो कहने वाला था उसे खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि मैं समझ गया था वो मेरा दोस्त जैक नहीं था। वो मिकी था। वो अपने फटे पुराने कपड़ों में खड़ा था, जैसे 8 साल पहले मेरे डैड के साथ हुई लड़ाई में उसकी हालत हो गई थी। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मिकी सिर्फ मुझे ही देख रहा था, ना हिल रहा था, ना कुछ कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आखिरी बार उसे डिज्नीलैंड में देखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उस पर से अपनी नजरें हटाने से भी डर रहा था। फिर उसने धीरे से अपनी बाहें हवा में उठाई, जैसे वो मुझे गले लगाने के लिए बुला रहा हो। उसने एक बार अपना सर दाएं और घुमाया और फिर बाएं, और उसकी बाजुएं अभी भी वैसे ही की वैसी थी। अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं जोर से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से ताला लगा लिया। फिर बाथरूम में भाग गया। मैंने पूरी रात बाथटब में डर में जाग कर बिताई। अगले ही दिन मैंने घर जाने की तैयारी कर ली, बिना किसी को बताए कि मेरे साथ पिछली रात क्या हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। उस दिन के बाद से हालांकि मैं मिकी को दोबारा कभी नहीं देखता हूँ, और एक बात के लिए तो मुझे पूरी यकीन है कि मैं अपने बच्चों को डिज्नीलैंड से दूर ही रखूंगा। मैं कभी भी पानी की बहुत शौकीन नहीं रही, लेकिन वाटर पार्क और पूल मुझे हमेशा से ठीक लगे हैं। यहाँ तक कि कभी कभी पूल में जाना मजेदार है। इसलिए जब मेरे शहर में एक नया वाटर पार्क खुला तो मैंने वहां जाने का फैसला किया। ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद मैंने एक अपना मनपसंद स्विम सूट पहना और साथ में फ्लोटीज गाड़ी में रख लिए। मैं इस दिन के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आखिरी बार होगा जब मैं किसी वाटर पार्क में जाने के लिए इतनी खुश होंगी। जब मैं वाटर पार्क में गई तो पहले तो सब कुछ ठीक रहा। मैंने अंदर जाने के लिए अपनी टिकट दिखाई और जल्दी से अंदर चली गई। सबसे पहले मैं अपनी सबसे पसंदीदा राइड पर गई, द लेजी रिवर। मैं अपनी ट्यूब पर बैठी और नदी के बहाव में बहने लगी, सूरज की किरणों और ठंडे पानी का मजा लेते हुए। आराम फरमाते हुए मैंने अपनी आंखों में चश्मा लगा लिया और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगी जब वो नदी मुझे गोल घुमा रही थी। क्योंकि शायद ये पार्क अभी नया नया खुला था, इसलिए वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने ट्यूब पर एक बैग भी लगा लिया जिसमें मेरा फोन, चाबियां और बाकी कुछ सामान था, ताकि मुझे फोन को संभालने या उसे गीला होने की चिंता न करनी पड़े। अचानक मुझे लगा कि मेरी ट्यूब रुक गई है। चिढ़कर मैंने अपनी आंखें खोली और पीछे हट गई। एक आदमी मेरे ऊपर खड़ा था। उसके हाथ मेरी ट्यूब पर थे और उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। उसके चिपके हुए बालों ने मेरा ध्यान उसकी बड़ी आंखों, छोटे मुंह और अजीब कानों पर डाल दिया। उसका शरीर बहुत आकर्षक और त्वचा धब्बेदार थी। हेलो हेलो, हाय, क्या मेरी ट्यूब से हटेंगे? मैं आराम करने की कोशिश कर रही। तुम मुझे पसंद हो। उसकी आवाज अजीब थी और मुझे सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि उसका शायद मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। इसी वजह से मैंने खुद को शांत किया और उसे प्यार से समझाया कि वो मुझे जाने दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप प्लीज मुझे जाने देंगे? मुझे तुम पसंद हो। आखिरकार उसने मुझे जाने दिया और मैं फिर से पानी के बहाव के साथ साथ बहने लगी। मैं उसकी तरफ देखकर कांप गई। जब मैं कोने से घूम रही थी तो उसका सर भी मुझे देखते देखते घूमने लगा और मुझे उसकी आंखों में गुस्से की झलक दिखी। मैं इस अनुभव से इतना परेशान हो गई थी कि मुझे लगा कि मुझे एक तीव्र शक्ति की जरूरत है, इसलिए मैंने और बड़े झूले की तरफ चली गई। जब मैं आगे बढ़ रही थी तो मैंने गौर किया कि जहां जहां मैं जा रही थी वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। वो हमेशा इतना करीब होता है कि उसे घुसपैठ का एहसास हो, लेकिन इतनी दूरी भी बनाए रखता कि किसी को उस पर शक ना हो। अब मुझे डर लगने लगा, इसलिए मैंने पार्क से बाहर जाने का फैसला किया। मैं गेट से बाहर निकल गई और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मुझे पीठ दिखाते हुए पार्क के अंदर वापस जा रहा था। मैं मुंह बनाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। मेरे हाथ में वो बैग था जिसमें मैंने अपना फोन और चाबियां रखी हुई थी।
जब मैं अपनी गाड़ी तक पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे बैग में से कुछ गायब था। मेरी चाबियां उसी में थी, लेकिन मेरा फोन जा चुका था। मेरा दिल दहल गया। मुझे लगा कि शायद उस आदमी ने मेरे बैग से मेरा फोन निकाल लिया है जब मैं नदी में आराम कर रही थी। और तो और वो बंद भी नहीं था। मैं घबराते हुए लॉस्ट और फाउंड सेक्शन में गई। मैं उम्मीद कर रही थी कि वो वहां होगा, और मैं ये देखकर हैरान हुई कि वो वहीं था। मैंने गार्ड को शुक्रिया कहा और वापस अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। हो सकता है कि शायद उस आदमी ने मेरा फोन लिया ही ना हो और ये कहीं गिर गया हो। मैं अपने घर पहुंची और गाड़ी से निकली। तब तक सूरज भी ढल चुका था। मैं अपने घर की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अपने घर से कुछ दूरी पर मैंने एक बड़ी सी आकृति देखी। वो चुपचाप खड़ा होकर मुझे ही देख रहा था। ये वही आदमी था। उसने घर तक मेरा पीछा किया था। मैं चिल्लाई और घर के अंदर भाग गई। मैंने दरवाजे को ताला लगा लिया और पुलिस को फोन कर दिया। जब मैंने कॉल बटन को दबाया तो मेरे फोन की स्क्रीन झिलमिलाई और फोन बंद हो गया। मैंने उसे ऑन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे की खिड़की के बाहर से एक परछाई गुजरी है और वो वहीं था, दहलीज से 1 भी इंच दूर नहीं। उसने मुस्कुराकर मुझसे कुछ कहा, लेकिन घर के अंदर होने की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने तुम्हारे फोन के साथ जो किया तुम्हें पसंद आया? दूर हो जाओ मुझसे, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम बहुत क्यूट हो। वो हंसा और खिड़की से दूर होकर मेरे घर के दरवाजे पर आ गया। जैसे ही वो दरवाजे से टकराया मुझे एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे दरवाजा कांप गया है। मैं पीछे हुई और दीवार से सट कर खड़ी हो गई। मैं बस अपने घर के दरवाजे को कोने से ढीला होते हुए देख रही थी। मैं जानती थी कि यह बस कुछ ही सेकंड्स की बात है जब ये आदमी दरवाजा तोड़कर मेरे घर के अंदर आ जाएगा, और मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहती थी कि जब ऐसा होगा तो वो मेरा क्या हाल करेगा। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ, यहाँ से प्लीज। मैं लगभग तुम्हारे साथ हूँ, मैं अंदर आ ही चुका हूँ। उसकी आवाज में उत्साह झलक रहा था और मैं जानती थी कि वो कुछ ही देर में अंदर भी आ जाएगा। इसी पल के दौरान मैंने गलियों से आती हुई पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज सुनी। कुछ ही देर में दरवाजे को खोलने की कोशिश भी बंद हो गई और अब मैं उसे गालियां देती हुई सुन सकती थी। वो फौरन वहां से भाग गया और मुझे उसके पैरों की आवाज अंधेरे में गुम होती हुई सुनाई थी। मैं दरवाजे की तरफ भागी और मैंने उसे खोला। मैं घर से बाहर आ गई और हाथ हिलाकर चिल्लाते हुए पुलिस को इशारा करने लगी। वो रुका और उसने मुझसे पूछा कि यहाँ क्या चल रहा था। बाद में मुझे बताया गया कि मेरे किसी पड़ोसी ने उस आदमी को देखकर पुलिस को फोन कर दिया था। मुझे चैन की सांस आई, लेकिन मैं इस अनुभव के बाद बुरी तरह से डर चुकी थी, इसलिए मैं दोबारा कभी वाटर पार्क नहीं जाऊंगी। आज तक वाटर पार्क में मेरे साथ हुए इस हादसे की वजह से मैं सदमे में हूँ और मैं किसी भी पुल या तालाब के पास जाने से घबराती हूँ। मैं नहीं जानती कि वो किस तरह का इंसान था, लेकिन मैं कभी भी उसका दिया हुआ आतंक भूलूंगी नहीं। मैं अब कभी भी वाटर पार्क नहीं जाऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस जैसे आदमी मुझे जिंदगी में कभी दोबारा ना मिले। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, पुलिस कभी भी उस आदमी को ढूंढ नहीं पाई और उसके बारे में मेरे बताए गए वर्णन का भी कोई नतीजा नहीं निकला। ये सोचना भी बहुत खौफनाक है कि वो आज अभी आजाद घूम रहा था और शायद मुझ पर नजर रखे हुए है। जब मैं 18 साल की थी तो मैं अपनी क्लास के साथ ग्रेजुएशन पार्टी के लिए वाटर पार्क गई थी। मेरे जानने वाले सभी लोग जा रहे थे, जिनमें मेरा क्रश और मेरे दोस्त भी शामिल थे। सभी लोग 3 या 4 के ग्रुप में घूम रहे थे ताकि वो एक साथ झूले पर जा सकें। जाहिर है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि काश मैं अपने क्रश के ग्रुप के साथ होती। हालांकि बाद में मैं हम दोनों के ग्रुप्स को एक साथ लाने में सफल रही। मैं खुश थी कि मुझे उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिला, लेकिन उससे जरूरी ये था कि उसने भी मेरे साथ काफी वक्त बिताया। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि पार्क में आए हुए बाकी लोगों की फितरत कैसी थी। गर्मियों की शुरुआत थी और इसलिए वाटर पार्क में बहुत भीड़ थी। वहां आए हुए 99% लोग आम थे, सिवाय इस एक अजीब से दिखने वाले के। मैंने पहली बार उसे देखा जब हम एक सवारी पर जाने के लिए लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। इस सवारी में आपको एक गोल ट्यूब में बिठाया जाता है, जिसमें आपके साथ 5 और लोग होते हैं। हमारी ट्यूब में अभी 3 लोगों की जगह खाली थी जब वो हमारे पीछे आ गया। उसके शरीर पर बहुत बाल थे, उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी और वो बुरी तरह से धूप से तपा हुआ था। उसकी शक्ल भी अजीब तरीके से अस्त व्यस्त थी। उसकी दाढ़ी के बाल भी टेढ़े मेढ़े से थे, जिन्हें देखकर घिन आ रही थी। जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा, उसने हमारी ट्यूब में अपनी जगह बना ली। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? दरअसल वो क्या है, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, क्या वाकई? कहाँ है वो? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, सच में वो किसी भी पल आते होंगे। बस अरे यार,
मैं पूरी तरह से झूठ बोल रही थी, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि आखिरी वक्त पर मेरा क्रश आ गया और उसने हमारा दिन बना दिया। हे, यहाँ क्या चल रहा है? हम इनके साथ साथ जाने का इंतजार कर रहे थे। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पहले से ही कोई बैठा हुआ है। मैं अगली बार जाने का इंतजार कर लूंगा, आप लोग चले जाओ। हाँ, शुक्रिया। हम ये देखकर हैरान थे कि वो इन मौके पर अपने दोस्तों के साथ आ गया और उस आदमी को जाने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो आदमी बहुत अजीब था। मैं दूर से ही बता सकता था कि वो तुम्हें परेशान कर रहा था। तुम्हारे लोगों की पहचानने की समझ बहुत अच्छी है। क्या तुम हमारे साथ रह सकते हो ताकि वो वापस ना आ जाए? हाँ, क्यों नहीं। पहली बातचीत से ही मुझे लगने लगा कि अच्छा ही हुआ कि वो आदमी बीच में आया, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपने क्रश को साथ में रहने के लिए कह पाई और अब हम दिन भर के लिए एक साथ वक्त बिता सकते थे। बदकिस्मती से मुझे बालों वाला वो आदमी वाटर पार्क में हर जगह दिखाई देने लगा, जैसे वो हमारा पीछा कर रहा हो। हम जिस भी राइड के लिए जाते वो हमारा पीछे कर रहा होता, लेकिन इतने करीब नहीं कि हम उसे वहां से जाने को कह सके। हालांकि वो बहुत घूर भी रहा था। मैं नहीं जानती कि लड़कों ने बात नोटिस की या नहीं, लेकिन हम लड़कियां तो महसूस कर सकती थी। मैंने उस आदमी को अपना मजा खराब करने नहीं दिया, लेकिन जब उसे एक राइड पर हमसे पहले जाने का मौका मिला तो मैं हार गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। ये उन ट्यूब राइड में से थी जिसमें आप अकेले जाते हो और एक ऊंचाई से नीचे पानी में गिर जाते हो। हम उस राइड पर जाने के लिए आधे रास्ते पर थे जब वो आदमी भागते हुए भीड़ से आकर निकल गया और एक बार पीछे मुड़कर अजीब ढंग से मुस्कुराया। मैं उस पर चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन मेरे क्रश ने मुझे रोक लिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरा मन कर रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। उसे बस तुम्हारी नजरों में रहना है, उसे इतना भाव मत दो। तुम सही कह रहे हो। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा जब उसने मुझे पीछे से पकड़कर रोक दिया। मैं ये तक भूल गई थी कि मैं उस पागल आदमी पर गुस्सा हूँ और बाकी सभी को अपनी आंखें फेरनी पड़ी। ये सब होने के बाद हम सभी लोग इस मोटे आदमी को ट्यूब के अंदर जाते हुए देख रहे थे। जाहिर है कि उसे जाने से पहले एक बार मुझे मुड़कर देखना ही था और मुस्कुराना भी था। कुछ देर बाद जब लाइफ गार्ड ने उस आदमी को दूसरी तरफ से बाहर आते हुए देखा तो उसने मुझे जाने का इशारा किया। मैं जाने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने खुद को धक्का दिया, मैंने पीछे से अपने क्रश को चिल्लाते हुए सुना, रुको, अभी बचाओ, रुक जाओ। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। खुद को रोकने के लिए वहां कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे नीचे जाना ही पड़ा। नीचे जाते हुए मैं सोचने लगी कि क्या वो मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कह रहा था या फिर वाकई कोई वजह थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। जब मैं नीचे पहुंचने वाली थी तो मुझे वो वजह पता चल गई। मैं बाहर निकलने ही वाली थी जब मैं किसी से टकराई। वहाँ इतना अंधेरा था कि पहले तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चीज़ है, लेकिन उस चीज़ ने मुझे पूरी तरह से रोक लिया था। उस ट्यूब में बंद हो जाने की वजह से मुझे फौरन घुटन का एहसास होने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मैं समझ गई कि इस वक्त घुटन होना ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। हे जानमन, अब तो मुझसे भाग नहीं सकती। ये वही घटी आदमी था और इसने मुझे अपने साथ इस लाइट में बंद कर लिया था। दूर हो जाओ मुझसे, कोई मेरी मदद करो। शांत हो जाओ बेबी डॉल, बस अपनी आंखें बंद करो और ऐसे सोचो कि मैं तुम्हारा वही बॉयफ्रेंड हूँ। नहीं, हट जाओ यहाँ से। मेरी तरफ रेंग कर आने लगा। उसने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने उसे लात मारी और वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हम नीचे ही फंसे हुए थे और मैं बार बार फिसल रही थी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें बहुत मजा आएगा अगर तुम मुझे एक बार मौका दो। मेरी मदद करो। मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए उसके साथ यहाँ बंद हो जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने एक और आवाज सुनी। वो झूले के ऊपर वाले हिस्से से आ रही थी, मेरे क्रश की आवाज। पीछे हट जाओ। आखिरी सेकंड में मैं रास्ते से हट गई और वो मेरी बगल से निकलकर सीधे उस पागल आदमी से जा टकराया। झूले के बहाव की वजह से वो काफी तेजी से उस पर वार करने में सफल रहा। वो लोग स्लाइड से बाहर निकल गए और मैं भी रेंगती हुई उनके बाद बाहर आ गई। वो दोनों पानी में लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे को डुबाने की कोशिश। मुझे ठीक से कुछ भी नहीं दिख पा रहा था क्योंकि पानी की बहुत छींटें आ रही थी, लेकिन आखिरकार मेरा क्रश जीत गया और इतने में सिक्योरिटी भी आ गई। इस सब के बाद उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं और मेरा क्रश तब से डेट करने लगे।